नमस्कार आप सबको। यहाँ पे जितना भी हमारे पूर्व सैनिक संगठन के सदस्य आए हैं, बड़े कम समय में हमने जो है ये ऑर्गेनाइज़ किया है, तो आप सब आए, आपका धन्यवाद है। और हमारा मेन मुद्दा ये है कि हम पिछले लगभग 1 साल से हम एक शुरू कर रखा है हमने एक अभियान कि हमारी जो वीर नारियाँ हैं, जो शहीदों की पत्नी हैं, जो उनके परिवार हैं और जो पूर्व सैनिक हैं उनके परिवार हैं, या जो पूर्व सैनिक रिटायर होने के बाद जो एक्सपायर हो गए उनके परिवार हैं, तो हम उनका जो है उनके घरों में जाते थे, उनका मान सम्मान करते थे, उनको लुक आफ्टर करते थे। किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो तो हम उनको जो है हम उनके जो है दुखों में शरीक होते थे। अब हमने ये निर्णय लिया है कि जिस तरह भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, इन सब का एक सपना था। जब इन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़नी शुरू की तो इनका एक सपना था कि जब मेरा देश आज़ाद होगा तो उस वक्त एक जो गरीब से गरीब आदमी है, जो सबसे पंक्ति में सबसे पीछे खड़ा हुआ एक आदमी है, उस तक जो है हमारा राजनेता, ये हमारा जो राजपाट का जो हिस्सा है उस तक भी जाएगा। लेकिन पिछले 75 सालों में हम देख रहे हैं कि इस तरह की व्यवस्था कुछ कम हो पाई है। तो हमारे पूर्व सैनिकों ने ये निर्णय लिया है कि भाई अब जो है हम जितनी भी हमारा जीवन बचा है, हमने भाई अपने सेनाओं से रिटायर होने के बाद जो भी हम कर सकते हैं जब तक हमारा जीवन है, इस तिरंगे के लिए, इस भारत माता के लिए, हम उसको समाज सेवा के लिए भी हम अपना योगदान देंगे और हम आगे बढ़ेंगे। अब जैसे अब जो है बहुत छोटी छोटी, जैसे आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हरियाणा के माननीय मनोहर लाल जी ने आज एक प्रश्न किया कि भाई हम जो है विधायकों की एक पेंशन जो है वो लागू नहीं करेंगे। मैं बड़ी विनम्रता के साथ माननीय खट्टर साहब से ये प्रार्थना करता हूँ हमारा पूरा संगठन की ओर से कि भाई यदि ऐसी बात है तो बहुत अच्छी बात है। हम कहते हैं आप बड़े जो है उनका फ़ायदा देख रहे हैं, वेलफेयर देख रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। सबका वेलफेयर देखिए ना। फिर भाई 2006 के बाद जो है जितने रिटायर हो रखे हैं उनके तो आपने पेंशन नहीं कर रहे, इनकी पेंशन क्यों? दूसरी बात, आप जो है MLAs जो 20 साल जो हमारे फौजी भाई हैं, 20 साल गोलियों के बीच में रहने के बाद, ज़िंदगी को 24 घंटे रिस्क में डालने के बाद उनकी आप पेंशन करते हो, और इनकी जो है 1 दिन में पेंशन, ऐसा इतना बड़ा क्या योगदान हो गया? 1 दिन में 1 घंटा यदि कोई विधायक रह गया या MP रह गया तो उनकी पेंशन है माननीय मुख्यमंत्री जी। तो इसमें इन दोनों में फ़र्क समझिए। दूसरी बात, आप जो है एक फौजी की जो तनख्वाह होती है उसकी यदि 100 रुपये है उस दिन, तो 50% उनकी पेंशन होती है। जबकि एक विधायक की, एक सांसद की यदि 100 रुपये पेंशन है तो 100 रुपये ही पेंशन होगी। इसका मतलब 100% उनको पेंशन मिलेगी। और फौजियों की जो है जो इनकम टैक्स जो हमारा जो ये है जो पेंशन है वो उसके ऊपर इनकम टैक्स लगता है, जबकि इनकी जो पेंशन है वो 100% इनकम टैक्स फ्री है। और दूसरा, इस तरह की बातें हैं तो एक नॉर्मल एक चौकीदार किसी का, स्कूल का या किसी का, या लाइनमैन को बिजली बोर्ड का, उसकी आप पेंशन नहीं बढ़ा रहे क्योंकि वो पहले पेंशन ले रहा है, और इनकी 4 बार पेंशन। ये तो देखो सरकारी खजाना है ना, पैसे तो हमारे ही इनकम टैक्स पे रखे है ना। और ये भारत, ये जो हमारे शहीदों ने कुर्बानी दी थी वो सबके लिए दी थी, पूरे भारत के लिए दी थी, ये चंद लोगों के लिए नहीं। तो मुख्यमंत्री जी, मेरी प्रार्थना ये है कि सबको बराबर देखिए। इन्हीं लोगों ने आपको बनाया है, इनके साथ अलग तरह का व्यवहार, और जो है ये राजनेताओं के साथ अलग तरह का व्यवहार, ये थोड़ा सा जो है अच्छा नहीं लगता। इस तरह आप इस तरफ ध्यान दीजिए। दूसरा, मेरा हम सब की ओर से ये मुद्दा है कि भाई ये लोकसभा हो, विधानसभा हो, या देखो हाथ खड़ा किया और बोला बढ़ गई पेंशन, हर साल इनकी तनख्वाह बढ़ जाती है। हमारा मुद्दा ये है कि जिस तरह कर्मचारियों के लिए, सरकारी केंद्र कर्मचारियों के लिए, हरियाणा सरकार, राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पेंशन जो तनख्वाह बढ़ती है वो पे कमीशन के आधार पर बढ़ती है। तो इनका भी कोई सेट रूल होना चाहिए कि भाई 10 साल में जैसे इनका पे कमीशन है उसी के साथ इनकी तनख्वाह बढ़े, यानी कि कभी भी हाथ खड़े की। अच्छा, एक और गजब की बात है, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, सारे के सारे एक ही उसमें खड़े मिलते हैं, कोई विरोध नहीं करता इनकी तनख्वाह बढ़ने का।
केजरीवाल जी ने तो लाखों, मतलब चलो किसी विशेष पार्टी का नाम नहीं, मेरा मतलब है सबके लिए लागू है ये बातें। तो इन बातों की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। दूसरा एक बहुत गजब का मुद्दा है, बहुत सेंसिटिव मुद्दा है भारत में। हम रिजर्वेशन पे कोई भी आदमी किसी भी तरह की बात नहीं करना चाहता। इससे डर लगता है राजनेताओं को कि कभी हमारी जो वोट खराब ना हो जाए। हमारा मुद्दा ये है कि रिजर्वेशन हो, बहुत अच्छी बात है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने रिजर्वेशन लागू किया, बहुत सोच समझ के लागू किया होगा संविधान में, हालांकि वो उस टाइम पे 10 साल के लिए लागू किया था, लेकिन चलो कर लो, जो भी निचला स्तर है उसको ऊपर उठाने के लिए कर लो। लेकिन आप भाई साहब सोच के देखो इस बात को कि पिछले 75 साल में 7 बार मेंबर पार्लियामेंट रह गया, उसका बेटा एमपी बन गया, उसका भाई एमपी बन गया, वो 6-7 बार उसमें से मंत्री, कैबिनेट मंत्री बन गया, हरियाणा में बन गए, केंद्र में बन गए, और उसके बाद भी वो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ रहे हैं। जब तक वही आदमी, जब तक वही परिवार रिजर्व कोटे में जो है चुनाव लड़ता रहेगा, तो मैं बड़ी श्रद्धा से, बड़ी विनम्रता से इस भारत के इस तिरंगे के लिए मैं पूछना चाहता हूँ कि कब तक उन दूसरे जो गरीब बालक हैं, धानकों के, हरिजनों के, वाल्मीकियों के, उनका नंबर कब आएगा? देखिए आप इसी तरह नौकरियों में है, एक डीसी लग गया, उसका बच्चा जो फार्म के लिए 100 रुपये दे रहा है। अरे भाई फिर गरीब पैसे को बचाइए ना, पैसा बचाना हर जगह बचाइए। ये देश को जो है वो एक अगली बात एक और है हमारे फौजियों के लिए ये कि 17 साल, 18 साल में, 20 साल में हम एक फौजी को रिटायर करके उसको सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी लगने के लिए छोड़ देते हैं, जबकि उसने देश के लिए अपनी जान देने के लिए गया था। वो तो उसकी जवानी लेकर के आप यहाँ छोड़ दिया, भाई फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर लेना। वो ट्रेंड मैन पावर है, उसको ऐसा सिस्टम होना चाहिए, चाहे वो हरियाणा का हो, चाहे उत्तराखंड का हो, चाहे झारखंड का हो, ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि वहीं से सीधा जो हो वो हरियाणा उसमें राज्य सरकारों में उनको नौकरी मिले, सीधा उनकी पुलिस में जो उनको नौकरी मिले। एक पैरा मिलिट्री जो है फोर्सेज है हमारी, पैरा मिलिट्री फोर्सेज का आपको हैरानी होगी ये जान के कि उनको एक्स सर्विसमैन का दर्जा ही नहीं दिया गया। पैरा मिलिट्री गोलियां वो भी खाते हैं, बीएसएफ के लोग, सीआरपीएफ के लोग, आईटीबीपी के लोग, ये हमारे सीएसएफ के लोग हमारे भाई हैं। वो उनकी जब उनको गोलियां लगती है, जब उनकी जान जाती है, तो उनकी पत्नी भी विधवा होती है, दर्द उनके बच्चों को भी होता है, उनके बच्चे भी जो है बिना माँ बाप की ज़िंदगी जीते हैं। जान उन्होंने भी तिरंगे के लिए दी है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस पूरे मामले को बना के, समझ के, इनको भी शहीद का दर्जा दिया जाए। जब उनकी जान बॉर्डर पे जाती है तो उनको भी शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। मेडिकल सर्विसेज, उनका इतना बुरा हाल है, दिल्ली जाना पड़ता है। जैसे हमारे को आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को ईसीएचएस का मिला हुआ है, ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि जिस देश में हमारे जिन नौजवानों ने हमारे लिए जो है कुर्बानी देने के लिए तैयार थे, जिन्होंने हमारे लिए 24 घंटे हमारे लिए दी हैं, उनका वो थोड़ी सी भी उनको परेशानी ना हो। जिस भी हॉस्पिटल में, भारत के हॉस्पिटल में चाहें वो जा करके अपना इलाज करवाएं, किसी भी तरह उनकी परेशानी ना हो। ये हमारे पूर्व सैनिक संगठन की आज की मांग है। और एक और बहुत ही मुद्दा मेरे से पत्रकार भाई पूछ रहे थे, बोले जी आज का मुद्दा क्या है? आज का मुद्दा ये है कि फौज जो अपने सरकारी स्कूल हैं, आप समझिए अंग्रेजों के टाइम में एक व्यवस्था थी कि अफसर सिर्फ अंग्रेज ही बनेंगे, हमारे भारत के लोगों को अफसर बनने का कोई अधिकार नहीं था। ऑलमोस्ट वही व्यवस्था आज है। आप ये मेरे से पूछो कैसे कि गरीबों का बच्चा जो है वो सरकारी स्कूल में पढ़ता है और धनवान का बच्चा जो वो उसमें कॉन्वेंट में, फलाने में, धमकाने में। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि वो कॉन्वेंट स्कूल वाला बच्चा 24 घंटे पढ़ाई पे ध्यान दे रहा है, सरकारी स्कूलों के जो मास्टर हैं उनको आप जनगणना में, राशन में, फलानी काउंटिंग में, ढंकड़ी उस काउंटिंग में लगाए रखते हो। तो हो क्या उसको में क्या है, फिर वो उन्हीं बच्चों का जब वो +2 करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, तो एग्जाम दोनों का बराबर होता है। तो कोई भी लेवल देखो क्या व्यवस्था करनी है सरकार को। मैं तो ये मानता हूँ कि मेडिकल और शिक्षा ये फ्री होनी चाहिए, सबके लिए होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अब ये बात आई कि भाई जो है मेडिकल वाली बात, अब मेडिकल का मुझे बताइए, पीछे कोरोना हुआ था, कोरोना काल में हर कोई ये कह रहा था, कोई सरकार हो, भारत की सरकार हो, राज्यों की सरकार हो, सब ने एक बात कही कि भाई हम जो है अभी ऑक्सीजन प्लांट लगा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। उस टाइम पे टेम्पररी अपने टेंट्स में जो हॉस्पिटल खोल दिए। अब कोरोना चला गया या ऑलमोस्ट कम हो गया, तो आप मुझे बताइए कहाँ चले गए ऑक्सीजन प्लांट? हर कोई ब्लॉक लेवल पे
ब्लॉक लेवल पे कम से कम एक हॉस्पिटल ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई भी गरीब आदमी जो है जा करके अपना इलाज करवाए। सेंट्रलाइज्ड एसी क्यों नहीं लग सकता? एक एक, फिर वही मुद्दा आ गया, एक एक विधायक जो 8-8 पेंशन ले रहा है। यदि मेरा देश इतना गरीब है तो सेंट्रलाइज्ड एसी किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ब्लॉक लेवल पे कथुरिया जी क्यों नहीं हो सकता? तो सिस्टम जो है ऐसा ये डॉक्टर साहब आए हैं, डॉक्टर सुदीप सांगवान जी, हमारे एयरफोर्स स्क्वाड्रन लीडर थे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि भाई कोरोना काल में तो आपको याद थी ये बातें, अब सारे भूल गए। सेंट्रलाइज्ड एसी लगाइए, आप ऑक्सीजन प्लांट्स लगाइए, MRI मशीन्स हॉस्पिटल्स में नहीं है, एक्सरे मशीन्स नहीं है, और यदि ये सब है तो फैकल्टी नहीं है, तो सारी की सारी फैकल्टी आप पोस्ट कीजिए। कौन रोक रहा है आपको? यदि हमारे भारत के बच्चे डॉक्टर्स की जो है कोई कमी नहीं है, आप उनको बराबर की तनख्वाह दीजिए, आप उनको बराबर की फैसिलिटी दीजिए, वो मेहनत कर रहे हैं, और हर तरह की सुविधा हमारे नागरिकों को दीजिए ताकि हमारा देश प्रगति करे। ये हम सब एक्स सर्विसमैन की मांग है। और जो है एक और है टोल टैक्स या रोड टैक्स, एक ही चलेगा? दोनों कैसे चलेंगे? रोड टैक्स भी आप ले रहे हो, फिर टोल टैक्स भी ले रहे हो। इसलिए लोगों को लूटने की बजाय एक सिस्टम बना लीजिए, चाहे 100 रुपये ज़्यादा ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक चलेगा। जो है हम ये फौजी हर वो मुद्दा उठाएंगे जिसमें जो है इस राष्ट्र का भला होगा। हम जिए हैं इस वतन के लिए, मरेंगे इस वतन के लिए, सांस आखिरी सांस तक मेरे सारे फौजी भाई हर वो स्वार्थ त्याग के भारत माता के लिए, इस तिरंगे के लिए, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के सपनों को कामयाब करने के लिए हम लड़ते रहेंगे। और एक और गजब का मुद्दा है, भारत रत्न हमने दे दिया, इसको दे दिया, उसको दे दिया, हम सबको नमस्कार करते हैं, सब भारत के रत्न हैं, हमारा बार बार प्रणाम है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, खुदीराम बोस, अतफाक उल्ला खान, क्या इनका योगदान इन जो भारत रत्न जिनको दिया गया है उनसे कम था क्या? इनके बराबर तो होगा ही, यदि ज़्यादा नहीं तो। मेरी जो है केंद्र सरकार से ये मांग है, हमारी पूरे इन फौजियों की, इस तिरंगे के लिए लड़ने वालों की एक मांग है कि इन सब को भी कृपया करके जो है भारत रत्न दिया जाए, ताकि हम गर्व से फील कर सकें कि भारत इस पे लड़ने वालों के लिए, इस माटी के लिए लड़ने वालों के लिए, इस तिरंगे के लिए लड़ने वालों के लिए हमारी पीढ़ी उनको रिकग्निशन देती है, उनको पहचान देती है। और जो है एक और बहुत छोटा सा मुद्दा है, हालांकि इसको ज़्यादा सा तवज्जो नहीं दिया जाना चाहिए केंद्र लेवल पर। करंट में चल रहा है जो कि भाई एक कोई नौजवान जो है भड़कीले बयान देता है कि भाई रोहतक की जो ज़मीन है पैरावर की, वो ब्राह्मणों का गांव है, उसमें उनको दिया जाना चाहिए, उनको ज़मीन दी जानी चाहिए। मैं भी मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करता हूं, हम सब पूरे संगठन की ओर से, कि वो उनको दी जानी चाहिए। उन्हीं की ज़मीन है, उन्हीं को दे दो, बहुत अच्छी बात है। और ये इसलिए नहीं कि वो ब्राह्मणों की ज़मीन है और ये ब्राह्मण है वो ब्राह्मण है। यदि कोई जाटों की ज़मीन है तो जाट संस्था को देना चाहता है, दे दो भाई। कोई श्रेणियों की ज़मीन दे दो। उसका कारण ये है कि सरकार अपना पैसा खर्चेगी, बिरादरी के नाम पे ये लोग मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, बहुत अच्छी बात है, उसमें डॉक्टर तो सबके ही बनेंगे, उसमें पेशेंट इलाज तो सबका ही होगा। तो यदि बिरादरी के नाम पे भी यदि वो देश सेवा करना चाहते हैं, समाज सेवा करना चाहते हैं, तो उसमें बुराई कुछ नहीं है। रही बात उस मेरे भड़कीले नौजवान की, मेरा उससे एक ही प्रार्थना है कि भाई देखो, यदि हम हरियाणा को एक परिवार माने, तो आज का मुखिया जो है उस परिवार का मुखिया हरियाणा का मुख्यमंत्री है, और जो कि तकरीबन मेरे ख्याल में 70 साल की उम्र होगी। एक परिवार के मुखिया के लिए इस तरह के, देखो राजनीति करना अलग बात है, संस्कार, सभ्यता, उससे जो है हमने अपना, देखो एक पंडित लक्ष्मीचंद की लाइन है, गिरते गिरते मानस गिर जाए कितना ठिकाना चाहिए। एक ठिकाना रखना चाहिए, एक मर्यादित भाषा में इस्तेमाल करें। और इस तरह की गाड़ देंगे, ज़मीन में गाड़ देंगे, नाड़ काट, किसकी ज़मीन नाड़ काट दोगे भाई? यदि यही बातें जो है आप किसी और नेताओं के लिए करते, ये तो खट्टर साहब हैं, बड़े सभ्य संस्कारी संघ के, उनका वो है। मेरा एक और सुन लो, मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्योंकि वो हरियाणा से हैं, मैं हरियाणा की माटी में मैंने जन्म लिया है, इन सब भाइयों ने देश की सेवा की है, लेकिन हमारी जननी हरियाणा की भूमि है, भारत की भूमि है। तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना हो, और अपने निजी स्वार्थों के लिए आपने जो भी बनना हो, MP बने, राष्ट्रपति बने, प्रधानमंत्री बने, हमने कोई मतलब नहीं है इस बात से,
लेकिन अपने निजी स्वार्थ के लिए बिरादरी को जो है मैं कहूँगा लांछन ना लगाएं।